हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है आप लोगों का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, सेल की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में, और सेल के अंदर से जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हमने टू कैटेगरीज के बारे में बात की थी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। उनको किस तरीके से सेल से सेपरेट किया जा सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमने बात की थी वाटर एंड मिनरल आयंस, और जो इन ऑर्गेनिक होते हैं उनमें मेनली जो है प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और लिपिड्स के बारे में बात की। उसके बाद में लास्ट जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने एक सेल की अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की थी। उस केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा था कि जो मेन कंटेंट थे उनमें सबसे जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, वाटर। देन कौन होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड एंड आयंस, मिनरल आयंस और इनऑर्गेनिक आयंस। यहाँ पर हमने देखा था कि जो वाटर कंटेंट होता है जनरली जो सेल होती है उसमें कितना होता है, 70 to 90% होता है। वाटर कंटेंट कितना होता है, 70 to 90% होता है। प्रोटीन का अमाउंट जो होता है 10 to 15%, 10 to 15%। इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 5 to 7% हो गया। देन कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है, 3%, लिपिड 2% एंड आयंस 1%। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर मेन जो ये हमारा चैप्टर है वो क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। और बायोमॉलिक्यूल्स के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेन जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड, ओके, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सेल, इनको हमने टू कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया था। एक तो होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल, एक तो कौन से होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल, एंड सेकंड कौन से होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल को जनरली क्या बोला जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसके हेल्प से होता है, बायोमॉलिक्यूल्स या माइक्रोमॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन या उनके जो डिफरेंट यूनिट है उनकी कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल्स में जनरली हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, देन शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती हैं, एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। ये जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जनरली क्या बोला जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये फ्री स्टेज में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये अपनी एक्टिविटी कब शो कर पाएंगे, जब ये मैक्रोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जनरली जब हम बायोमॉलिक्यूल्स का एक एक टॉपिक लेंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलरली इनकी स्टडी ना करके हम किसको लेकर चलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को। तो अमाइनो एसिड की स्टडी करने के लिए हमको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, प्रोटीन्स की। न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करने के लिए हमको किसकी स्टडी करनी है, न्यूक्लिक एसिड। शुगर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट, एंड फैटी एसिड्स के लिए फैट और लिपिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनके बारे में, उनके अंदर रहेगा ये सब कुछ। आज की जो लेक्चर है उसमें हम इन 4 मॉलिक्यूल्स के अलावा, ये 4 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड लिपिड्स। इसके अलावा कौन कौन से बचे, एक वो कंटेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वाटर, और एक जो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, आयंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, मिनरल आयंस और इनऑर्गेनिक आयंस बोल सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर एंड मिनरल आयंस के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हमने टेबल के अंदर बताया है कि जो मिनरल वाटर होता है, वाटर कंटेंट मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस होता है इन ए सेल। वाटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सब्सटेंस होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में। तो हम अभी लेके चल रहे हैं किसको, वाटर।
वाटर के बारे में अगर हम एक लाइन बोले, वाटर इज द मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस, वाटर इज द मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस इन ए सेल। ठीक है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक सेल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन किंतु परंतु बट यहाँ पर इसका एक्सेप्शन भी है, मोस्ट एविडेंट का मतलब कुछ सेल्स या कुछ पार्ट बॉडी में ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वाटर जनरली उस रेंज में नहीं पाया जाता जितनी रेंज हम लेकर चल रहे हैं। जैसे हमने रेंज कितनी ली थी इसकी, 70 to 90% सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने बताया कि एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस वो है, फर्स्ट एक्सेप्शन इसका आता है सीड्स। बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उनमें जनरली जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है 8.5 टू 15.6%। सीड्स में वाटर कंटेंट कितना होता है, 8.5 टू 15.6%। सीड्स जो है वो भी किसका बना होता है, टिश्यूज का, सेल्स का बना होता है, लेकिन वहां पर वाटर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। तो इसका क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। सेकंड यहां पर आता है, सेकंड जो अपवाद है वो है बोन्स। हमारी जो हड्डियां होती है बोन्स, उनके अंदर जनरली जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है 20 to 25%। यहाँ पर कितना होता है, 20 to 25% होता है। देन इनेमल, इनेमल के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सुना होगा। इनेमल इज अ पार्ट ऑफ टीथ। इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाला सबसे कठोर सब्सटेंस पदार्थ होता है इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर टीथ, इनेमल। और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है अप्रॉक्स 4%। तो जनरली हम रेंज क्या लेके चल रहे थे, 70 to 90%, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है यहाँ पर, जिनमें मेन है सीड हो गया, बोन्स हो गई एंड इनेमल्स हो गए, जिनमें वाटर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर ये। नेक्स्ट आता है कि जो वाटर कंटेंट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वाटर कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म depend on their age and metabolic activity। metabolic activity, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम ले तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो वाटर कंटेंट होता है वो 2 थिंग्स पर डिपेंडेंट होता है। एक तो एज कि ऑर्गेनिज्म की एज क्या है, एंड सेकंड होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मींस कि वो ऑर्गेनिज्म या उसकी पर्टिकुलर सेल या ऑर्गन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उस सेल्स में या उन टिश्यूज में कितना वाटर प्रेजेंट होगा। क्लियर। जैसे अगर हम एज की बात करें, एज के अकॉर्डिंग हम जाएं तो जो वाटर कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है एम्ब्रियोज में। इसमें होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूण जिसको बोला जाता है हिंदी में। एम्ब्रियो के अंदर जो वाटर होता है वो मैक्सिमम होता है और वो होता है 90 to 95%। 90 to 95%। एम्ब्रियो के बाद में जैसे ही चाइल्ड स्टेज आती है वाटर कंटेंट कम हो जाता है, फिर अडल्ट स्टेज आती है, फिर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, देन लास्ट में ओल्ड एज आ जाती है तो उसमें वाटर कंटेंट सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर एज पर डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कितना होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि जनरली ज़्यादा वर्क करती हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो वहाँ पर वाटर अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि जो वाटर होता है उसका रोल क्या होता है। ये तो हमने बात की कि कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, किस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन योर सेल। हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो वाटर है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों जरूरी होता है वाटर। तो यहाँ पर इसको हम 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। रोल ऑफ वाटर
रोल ऑफ वाटर इन ए सेल और ऑर्गेनिज्म, इन ए सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर 3 मेन फंक्शंस इसके होते हैं वाटर के। ये 3 मेन फंक्शंस कौन कौन से हो गए? नेचुरल सॉल्वेंट होता है ये, नेचुरल सॉल्वेंट, प्राकृतिक विलायक। नेचुरल सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है, डिस्पर्जन मीडियम। किसकी तरह काम करेगा? डिस्पर्जन मीडियम की तरह वर्क करता है। एंड पार्टिसिपेट इन मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, एक तो फर्स्ट दो फंक्शन है वो क्या कौन सा हो गया? नेचुरल सॉल्वेंट फॉर मिनरल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के लिए कौन वर्क करता है? वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड अदर सब्सटेंसेस। तो एक तो कौन सा हो गया मेन रोल? नेचुरल सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। सेकंड आता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है कि हम कोई भी जो लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिया और उसके अंदर अगर किसी को क्या मिलाएं, कोई सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड के पार्टिकल्स अगर उसमें डिसॉल्व रहते हैं तो एक क्या बनता है? कॉलॉइडल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। किसका? कॉलॉइडल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है, dispersion medium of the colloidal system in protoplasm, in protoplasm। ठीक है, कोलोइडल सिस्टम क्या होता है? जब हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर जब प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर ये डिटेल्स के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेट इन मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जल अपघटन की जो रिएक्शंस होती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शंस होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? वाटर के प्रेजेंस में होती है। तभी जाके किसी जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ए और बी के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम जनरली केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन जनरली केमिस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है। बायोलॉजी की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर किनका यूज़ किया जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम किस उसमें लेते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उनमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट। और उस एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर वाटर नहीं होगा तो एंजाइम प्रॉपर अपना फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो ये मेजर फंक्शन है। वैसे धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके वाटर के बारे में हम और स्टडी करते जाएंगे। हर चैप्टर के अंदर इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये मेन फंक्शन, एक तो नेचुरल सॉल्वेंट किस किस के लिए? मिनरल्स के लिए एंड अदर सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। डिस्पर्जन मीडियम कॉलॉइडल सिस्टम के लिए ये किसका काम करता है? डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। एंड डिफरेंट टाइप की जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उनको प्रोसीड करवाता है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये हो गई किसके बारे में बात? रोल के बारे में कि वाटर का क्या रोल हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमने बात की थी कि जो एक सेल होती है उसमें टोटल जो वाटर प्रेजेंट होता है कितना होता है? 70 to 90%। अब ये वाटर उस सेल में फ्री स्टेज में है या फिर बाउंड स्टेज में है। ठीक है, ये जो वाटर होता है वो फ्री स्टेज में होगा या बाउंड स्टेज में होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें वाटर फॉर्म्स इन सेल,
कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर एक तो हो गया फ्री फॉर्म, मीन्स मुक्त अवस्था के अंदर ही पाया जाता है, एंड सेकंड होता है बाउंड फॉर्म। बाउंड फॉर्म ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई सी बुक्स के अंदर आप लोगों को जनरली ये नहीं मिलता है कि वाटर, सिंपली यही मिलेगा कि वाटर जो होता है सेल के अंदर 70 to 90% होता है ना, उसका कोई एक्सेप्शन आप लोगों को कहीं पे मिलेगा। लेकिन वाटर जो जनरली होता है हमारी सेल्स में 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक तो फ्री फॉर्म में और एक बाउंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म फ्रीली जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और बाउंड फॉर्म में किसी अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके साथ में क्या रहता है, अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हो गए, कोई भी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी हेल्प से वो क्या रहता है, बाउंड रहता है। यहाँ पर अगर हम फ्री वाटर की बात करें तो ये टोटल जो वाटर होता है उसका कितना परसेंट होता है, 95%। जैसे अगर हम कितना ले लें, 90% या 80% हम अगर टोटल कंटेंट ले रहे हैं वाटर का, तो 80 का कितना परसेंट, 95% जो वाटर होता है वो कौन से स्टेज में होता है, फ्री फॉर्म स्टेज में होता है, एंड रिमेनिंग 5% प्रेजेंट इन द बाउंड फॉर्म। 95% तो किस फॉर्म में हो गया, फ्री फॉर्म में, और 5% किस फॉर्म में होता है, बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो फ्री वाटर होता है वो जनरली किसकी तरह काम करता है, एक तो सॉल्वेंट की तरह। फ्री वाटर किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्वेंट फॉर सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विलय के जो अणु होते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकंड ये वर्क करता है डिस्पर्जन मीडियम, dispersion medium in a colloidal system। ठीक है, तो जो फ्री फॉर्म होती है वाटर की वो कितना परसेंट होता है, 95%, और ये 2 टाइप से फंक्शन या पार्टिसिपेट करता है, एक तो सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट, एंड एज ए डिस्पर्जन मीडियम। रिमेनिंग जो 5% है वो जनरली किसके साथ में बाउंड होता है, डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बाइंड विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लूजली बाइंड। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांगली जो है बाइंड नहीं होते, लूजली बाइंड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स with the help of hydrogen bond and other forces। ठीक है, ये जो रिमेनिंग 4 to 5% वाटर जो होता है वो जनरली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में लूजली बाउंड होता है, किसके हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं या फिर कोई अदर टाइप का क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। क्लियर, तो ये यहाँ पर वाटर जो है 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म्स एंड बाउंड फॉर्म्स। 95% ये वाला फंक्शन करता है एज ए सॉल्वेंट एंड डिस्पर्जन मीडियम, और ये किसके साथ बाइंड रहता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड रहता है। ओके, अब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, किसके बारे में बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये आगे के लिए समझना जरूरी है कि जो वाटर होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उस पर चार्जेस होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है या दोनों चार्ज उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आगे जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आएंगी, मैकेनिज्म आएंगी, वहाँ पर ये जरूरी है। तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, H2, सब जानते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2-, हाइड्रोजन जो होता है उसका H+ होता है। क्लियर, यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल को हम ओपन करके लिखते हैं तो ये किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, ये सिंगल क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ में क्या होते हैं, अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है क्या होता है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया। तो जनरली हम जब
वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक साइड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी चार्ज। पार्शियली जो है नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ये मॉलिक्यूल होता है। तो जनरली इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया और यहाँ पर ये तो कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक तो क्या हो गया इसमें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसीलिए ये क्या होता है, डाइपोल मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, डाइपोल मॉलिक्यूल्स। वाटर क्या होता है, डाइपोल मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर एक पोल पर डिफरेंट चार्ज है और अदर पोल पर भी क्या है, डिफरेंट चार्ज। दोनों पोल्स पर क्या है, डिफरेंट चार्ज है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, टू पोल्स यहाँ पर, जैसे नॉर्थ साउथ होता है, दोनों डिफरेंट पोल्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स में एक साइड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक साइड में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइपोल मॉलिक्यूल। क्लियर। अब ये जो डाइपोल मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से क्या बेनिफिट होता है, देखो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स के अंदर हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स को। प्रोटीन के अंदर किसको देखेंगे, अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हमको मिलेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। जब ये अमाइनो एसिड उस प्रोटीन के, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वहाँ पर उस प्रोटीन में भी या तो उस प्रोटीन का पर्टिकुलर पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड में। ठीक है, अगर अब दोनों टाइप के अगर क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज भी एंड पॉजिटिवली चार्ज भी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बोथ टाइप के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज के साथ में भी बाइंड हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड के साथ में भी बाइंड हो सकता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इसका डाइपोल नेचर। कौन सा नेचर, डाइपोल नेचर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन की बात की, प्रोटीन के अलावा अदर कोई भी मॉलिक्यूल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों के साथ में क्या हो सकता है, बाउंड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वाटर की और फंक्शन की बात करें, तो वाटर जो है जनरली यूज किया जाता है एलिमिनेट द सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, eliminate the substance from body। डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए, एक्सीक्रेट करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए किसका रोल होता है, वाटर का रोल होता है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें, यूरिन की हम बात करें, ठीक है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। जनरली जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया। क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया का फॉर्मेशन किससे होता है, यूरिया कहाँ से बनेगा, डिफरेंट टाइप के जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है उनके बारे में भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। मेन जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो प्रोटीन हो गया और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, या ओल्ड टाइप के प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है वो क्या करता है, डिग्रेड करता है। उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या होता है कि उनमें से जो नाइट्रोजन फ्री होती है वो नाइट्रोजन फ्री होके किसका फॉर्मेशन करती है, अमोनिया का।
NH3 का फॉर्मेशन करती है। और हम जानते हैं कि जो अमोनिया होती है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर अगर क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो हमारी जो सेल्स होती है, सिस्टम्स की सेल्स होती है, वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस अमोनिया को लीवर में, कहाँ पर, लीवर, यकृत जिसको बोला जाता है, लीवर में किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर फिर इस यूरिया को किसके साथ पे, वाटर के साथ में डिजोल्व करके, ताकि इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। H2 के साथ में कंबाइन करके यूरिन फॉर्म में बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से वाटर जो होता है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो होते हैं, जिसमें क्या होता है, अमोनिया हो गया, पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में, और फिर वाटर के हेल्प से बॉडी से बाहर उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये फंक्शन किसका होता है, वाटर का होता है। एक और इसका फंक्शन होता है, एक और फंक्शन के बारे में हम बात करें इंपॉर्टेंट, वाटर मॉलिक्यूल। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है उसके बारे में, उसके अंदर इसको थोड़ा स्टडी किया होगा। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन हो सकता है, इसका आयनीकरण हो सकता है, मीन्स कि ये आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। आयनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। तो यहाँ पर हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, H2O मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, H+ एंड OH माइनस, H+ एंड OH माइनस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। OH माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एंड H+ को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन जानते होंगे, एटम्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन होता है H+, क्योंकि इसमें जनरली जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1H1 मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है, 1 प्रेजेंट होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर इससे बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ पर केवल क्या बच जाता है, एक प्रोटॉन ही शेष रह जाता है। तो इसको जनरली क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। H+ को और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आयोनाइजेशन जनरली जो है सेल्स के अंदर पॉसिबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। आयोनाइजेशन से क्या हेल्प मिलेगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन के हेल्प से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और आप लोगों ने 10th क्लास में ही केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज pH। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज pH। pH क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव लॉग होता है, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो नेगेटिव लॉग होता है उसको क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन के हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं उनको, उनका जो pH होता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो एक फंक्शन ये भी हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल सेल्स या बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो pH होता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय द प्रोड्यूसिंग H+ आयंस और हाइड्रोजन आयंस। क्लियर। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, मिनरल साल्ट्स और आयंस के बारे में। मिनरल साल्ट्स एंड आयंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनरल साल्ट्स एंड आयंस। मिनरल साल्ट्स एंड आयंस। ठीक है, ये मत सोचना कि सॉल्ट्स वगैरह और ये सब जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब जो है इंटीग्रेटेड चलती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में ये पार्टिसिपेट करती है और इनका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो यहाँ पर हम मिनरल सॉल्ट्स की बात करें, मिनरल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप लोगों ने
10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा होगा। NaCl, KCl हो गया, ये जो मेन होते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हम अब किसके पर्पज से बात कर रहे हैं, हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन मिनरल साल्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो NaCl हो गया एंड सेकंड क्या हो गया, KCl हो गया। ये सेल्स के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आयोनाइज फॉर्म में NaCl आयोनाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, Na+ एंड Cl-। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड K+ एंड Cl-। तो ये तो क्या हो गया, एनायन, ये तो क्या हो गए, एनायंस, और दीज आर कैटायंस, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, और ये क्या हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए। अब इनका रोल क्या होता है, ठीक है, हम फूड गेन करते हैं, उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। हमने देखा था टेबल के अंदर, देखा था कि ये इस टाइप के जो मिनरल साइंस होते हैं ओनली कितने होते हैं, 1% हमारी जो बॉडी है सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जितने ये कम अमाउंट में है उतने ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है, और कई बार इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर इजीली इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो प्रॉपर हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए हमारी डाइट में कि हमको जो मिनरल साइंस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये 1% होते हैं, तो इनका रोल क्या होता है, देखिए रोल में इसके जो मेन रोल्स होते हैं वो क्या होता है। फर्स्ट इज मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, किसको मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। एंड सेकंड, मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। सेल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब जो होता है, उसको मेंटेन कौन करते हैं, मिनरल आयंस। इसी तरीके से एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो होता है, एक सेल है उसके अंदर H+ आयन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, H+ क्या होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, बाहर जो है H+ की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो अंदर की जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ से बाहर से क्या जाएंगे, क्लोराइड आयंस अंदर जाएंगे, और वो जाकर H+ आयंस को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो वो किसको मेंटेन करेंगे, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो ये 2 मेन फंक्शंस हो गए, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, सेकंड एसिड बेस जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर कोई सेल है, ठीक है, किसी सेल के अंदर क्या हो गया कि जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे अमाउंट के अंदर क्या इकट्ठे हो जाए, ये आयंस, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इंक्रीज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ से वाटर क्या होता है, एंटर करने लगता है। H2O इसमें क्या करेगा, एंटर करेगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन, कि कौन सी सेल में वाटर को एंटर करना है, कौन सी सेल में नहीं करना है, ये किस पर डिपेंड होता है, मिनरल आयंस पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, मिनरल आयंस पर। अगर किसी सेल में हाई अमाउंट में मिनरल आयंस प्रेजेंट है, मींस वहां का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, वाटर क्या करता है, उधर मूव करता है। इसका जस्ट एक एग्जांपल हम ले, तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रेजिन्स देखी होगी, रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स मतलब किशमिश। रेजिन्स को जब हम क्या कर देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, एक रेजिन्स है जो मतलब फुली फ्लैश्ड नहीं है, उसको वाटर के अंदर अगर हम रख देते हैं तो रेजिन्स के अंदर का जो कंटेंट है उसमें क्या है कि ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। क्या अमाउंट ज़्यादा है, ग्लूकोज C6H12O6 ये ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर कहाँ पर एंटर करेगा, रेजिन्स के अंदर, किशमिश के अंदर एंटर करेगा, और जो रेजिन्स होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, फ्लैश्ड हो जाती है, फूल जाएगी।
उसी तरीके से जो सेल्स होती है उनमें अगर मिनरल साइंस का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वाटर अंदर एंटर करता है। लेकिन अगर सराउंडिंग में, ये सेल की क्या हो गई, सराउंडिंग चारों तरफ वाला एरिया हो गया, यहाँ पर क्या है, आयंस की अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो सिंपल सा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि कौन सी सेल में वाटर को एंटर करना है, कौन सी सेल में एंटर नहीं करना है, इसको मेंटेन कौन करता है, मिनरल आयंस मेंटेन करते हैं। ओके, अब जैसे हम बात करें कुछ मिनरल आयंस के बारे में बात करें, एक मैग्नीशियम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो जनरली होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, Mg2+। और इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो डिफरेंट टाइप की एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये जैसे अब एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे जनरली उसके कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। इसको हम डिटेल्स के अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना कंफ्यूज ना हो या ये क्या आ गया ऐसा ना सोचे। एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल के अंदर एनर्जी इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर मैंने बात की थी कि यहाँ पर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपेज एंजाइम। इस एटीपेज एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फंक्शन तो मैग्नीशियम का क्या हो गया कि डिफरेंट टाइम की जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उनको प्रोसीड करने में हेल्प करता है। दूसरा सबसे बड़ा जो रोल होता है मैग्नीशियम का वो होता है कि मैग्नीशियम का प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सब जानते हैं, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती है उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कौन से सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन से में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का हेल्प करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं। अब वो फूड का सिंथेसिस होगा, अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो सनलाइट्स होती हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करने में काम आती है, एक एनर्जी के फॉर्म में उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट, एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्योंकि हर कोई वेवलेंथ की जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है, केवल एक फिक्स जो होता है। इसको आप डिटेल्स के अंदर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो सनलाइट होती है उसी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करके वही वेवलेंथ की सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर सकती है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकती है। अगर अब ये जो सनलाइट है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। किसका होता है, क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है उसका फॉर्मेशन या उसकी जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस क्लोरोफिल के जो सेंटर होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, वहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन, ये प्रेजेंट होता है। अब जरा सोचो आप कि अगर
हम सॉइल के अंदर से जितना भी मैग्नीशियम आयन है उसको बाहर निकाल दें तो क्या होगा, जो प्लांट्स है उनको क्या नहीं मिल पाएगा, मैग्नीशियम नहीं मिल पाएगा। मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो खुद के लिए भी फूड नहीं बना रहा। और आप जानते हो कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स कि वो ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसका सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन ने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैग्नीशियम आयन ने, मैग्नीशियम आयन सॉइल से हमने हटाया, हटाने से क्लोरोफिल अफेक्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फूड नहीं बना, तो पूरे जो ठीक है अर्थ है उस पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्या नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा और सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा रोल बहुत कम अमाउंट में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका मैग्नीशियम का। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम के बारे में। मैग्नीशियम के बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो होता है वो एक तो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। Ca2+ present in blood, circulating blood, and also present in bones, present in bones, हड्डियों के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये 2 फंक्शंस के बारे में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो और भी इसके बहुत सारे फंक्शन आप देखो, ये ब्लड के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो इसमें यहाँ पर इसका क्या रोल होता है, ब्लड इसके अलावा ये देखो मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, मसल्स जो हमारी मांसपेशियाँ होती है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। आप लोगों का जो है चोट लग गई, ठीक है, वाउंड बन गया, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद में वो जो ब्लड है वो फ्लो होने से रुक जाता है। मीन्स कि वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग, क्या हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग। और जो ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है 13 प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं। उन 13 प्रोटीन्स के साथ में एक मिनरल आयन कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, जो लगभग हर स्टेप के अंदर काम में आता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल होता है कैल्शियम का। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में कैल्शियम अगर नहीं है तो आपको अगर किसी टाइप की अगर एक्सीडेंट से चोट लगती है, ठीक है, तो आपका जो ब्लड क्लोटिंग वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। एक तो ये फंक्शन हो गया। सेकेंड आता है बोन्स में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है। बोन्स में ये क्या करता है, बोन्स में जनरली ये पाया जाता है फॉस्फेट और कार्बोनेट्स के साथ में। बोन्स में किस किस के साथ में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, CO3 2-, फॉस्फेट PO4 3-। ये कैल्शियम इन कार्बोनेट एंड फॉस्फेट के साथ में मिलके क्या बनाता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो किसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। किसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो यहाँ पर ये कैल्शियम का रोल है बॉन्ड्स में। ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट के साथ में प्रेजेंट होता है। मसल्स में जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, मैं अपने जो फिंगर्स है उनको इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर इन मसल्स के मूवमेंट के लिए जो मेन प्रोटीन्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सी प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं उनको प्रॉपरली अपना ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो कहानी इनकी चलती है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, बॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। इसके अलावा जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है उसमें ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें एक और आयंस को हम ले लेते हैं, मिनरल आयंस को ले लेते हैं आयरन। आयरन जो होता है हमारी बॉडी में टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फेरस एंड फेरिक। टू फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? फेरस एंड फेरिक फॉर्म्स हो सकती हैं, Fe2+ एंड Fe3+। या तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? Fe2+, या फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? Fe3+। ये Fe2+ को क्या बोला जाता है? फेरस आयन एंड Fe3 फेरिक। और ये जनरली जब हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो कार्बन लिंकेज के हेल्प से अटैच रहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल से। कार्बन लिंकेज किसके साथ में अटैच होते हैं? कार्बन लिंकेज की हेल्प से डिफरेंट मॉलिक्यूल से ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अब देखो इसका रोल क्या होता है, जो आयरन है उनका क्या रोल है? सबसे जो मेन रोल होता है आयरन का वो होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अभी हमने क्लोरोफिल की बात की थी, किसकी बात की थी? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। वो कौन से कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उसके लिए कौन से मिनरल आयन की रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये होता है रेड कलर पिगमेंट। रेड कलर पिगमेंट कौन सा पिगमेंट? रेड कलर पिगमेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ब्लड में। और इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। ओके। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली टू पार्ट से बना होता है। एक तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है? हिम। और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? प्रोटीन। हिम जो पार्ट होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसके सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयरन होगा सफिशिएंट क्वांटिटी में तभी जाके क्या फॉर्म हो पाएगा? हिम फॉर्म हो पाएगा। और तभी जाके वो हिम किसके साथ में कंबाइन हो पाएगा? ग्लोबिन के साथ में। और तभी किसका फॉर्मेशन होगा? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन आप सब जानते हैं, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हमने रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारे लंग्स होते हैं वो इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को। लंग्स में जाते ही ऑक्सीजन का काम खत्म नहीं हो जाता। एक्चुअल में ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। ऑक्सीडेशन किसका करेगा? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है C6H12O6 उसका क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। क्या बनता है? CO2 + H2O + ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी। तो जो ऑक्सीजन है, क्या? ऑक्सीजन ये कौन से प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया? फूड से आया। कहाँ से आया? फूड से। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया? फूड से आया। ये फूड कहाँ से आया? प्लांट से। फूड्स जो जनरली हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। प्लांट ने कौन से प्रोसेस से इसको तैयार किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम आयंस की। अब आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमको एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं मिलेगा। फूड मिल गया, चलो यहाँ तक हो गया, फूड मिल गया, हमने हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ गया, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स तक चली गई। लंग्स के बाद में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने साथ में बाइंड कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। और बाइंड करने के बाद में इसका ये फंक्शन होता है कि ये ब्लड जब फ्लो होता है बॉडी के अंदर तो डिफरेंट पार्ट में जाकर डिफरेंट सेल्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, ताकि वो सेल्स उस ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या कर सके? ऑक्सीडेशन कर सके। और क्या जनरेट कर सके? एटीपी जनरेट कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके। और उस एनर्जी का यूज किया जाता है डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटीज में। डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं,
उनके लिए जो एनर्जी बन रही है वो कहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है। और मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन। सेकंड, इसके अलावा और भी ये कुछ जगह प्रेजेंट होता है, जैसे एक प्रोटीन होती है, फेरेटिन प्रोटीन होती है, इनको आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। फेरेटिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, फेरेटिन प्रोटीन होती है। ये फेरेटिन प्रोटीन क्या करती है कि आयरन को हमारी बॉडी में स्टोर करने का काम करती है। आयरन को हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में अगर आयरन आ जाता है तो ये प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर फेरेटिन फॉर्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। जब कभी भी हमारी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ टाइम तक ये आयरन की सप्लाई करती है, वापस से जो है आयरन को ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स होती है, जैसे साइटोक्रोम हो गया। साइटोक्रोम, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है। ये साइटोक्रोम जो जनरली होते हैं, रेस्पिरेशन जो चेन होती है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसको आगे डिटेल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। और भी काफ़ी सारे एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये कुछ मिनरल्स के बारे में मैंने बताया कि जो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के बारे में हमने बात की, कैल्शियम के बारे में बात की, आयरन के बारे में बात की, उससे पहले सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट, इनके बारे में बात की। तो वैसे ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर इनको डिस्कस कर लिया तो ये आगे नहीं आएंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ आएंगे तो वहाँ वहाँ इनके रोल हमको समझ में आते जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने मेनली एक तो वाटर के बारे में डिस्कस किया और सेकंड कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया। ये जनरली दोनों ही, वाटर एंड मिनरल्स दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं। आप ध्यान रखना कि बायोमोलिक्यूल्स में ये नहीं आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में केवल प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट एंड लिपिड्स हो गया। तो लेकिन क्योंकि ये हमारे जो सेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो उसलिए हमने इनके बारे में क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के पैरेलल जो है वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।